तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल आपने एग्ज़ाम पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने थोड़े दिन पहले ही फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के अनुसार अपनी एग्ज़ाम में वो 23 जून 2025 से शुरू होगी, जो कि 4 जुलाई 2025 तक चलेगी। अपने पास अब कुल मिलाकर 23-24 दिन बाकी है, 23-24 दिन है। अब इन 23-24 दिनों में हम क्या करें? सबसे पहला सवाल तो यही आता है, इतने दिन हमने सिलेबस कवर करने में लगा दिए। अब हमको चाहिए कि हमने जो पढ़ा है उसकी जांच करें कि हमने जो पढ़ा है वो कहाँ तक हमें याद है और कौन सी ऐसी जगह है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हमें फिर से काम करने की ज़रूरत है। इसकी जांच हम कैसे कर सकते हैं? इसकी जांच हम मॉडल पेपर से कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ से कर सकते हैं। मार्केट से जब हम मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करते हैं तो हमें पे करना होता है, लेकिन अपने इस YouTube चैनल पर हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं, वो भी एकदम निःशुल्क। आपको कोई भी पे नहीं करना होगा। ये अपना मॉडल पेपर फर्स्ट है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आपने इसे अच्छा बताया या आपको अच्छा लगा, तो हम आगे कम से कम 5 मॉडल पेपर और लेकर आएंगे ताकि आपकी तैयारी में फ़ायदा हो सके। इस वीडियो के आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा और आपका रिस्पांस अच्छा हुआ तो हम आगे भी कम से कम 5 मॉडल पेपर लेकर आएंगे। बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं आज का अपना पहला मॉडल पेपर। पहला सवाल है, इसमें क्या है कि इसमें हर तरह के सवाल शामिल किए गए हैं, जो टोटल कितने हैं 75 है, जिसमें साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है और इसके साथ साथ जो सामान्य ज्ञान है जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, स्कूल मैनेजमेंट है। सारी तरह के टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है और एकदम RPSC के पेपर की तरह ही ये पेपर बनाया गया है। पहला सवाल है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों था। कौन था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, अमरसेन, अनुत्तरित प्रश्न। आज के समय में क्या हुआ कि RPSC और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5वां ऑप्शन भी ऐड कर दिया है। अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं करना चाहते तो आपको ई भरना होगा। अगर आप ई नहीं भरोगे तो आपकी माइनस मार्किंग होगी। तो जो 5वां ऑप्शन है वो अनुत्तरित प्रश्न का ही आएगा। ठीक है, तो इन चारों में से हमें बताना है कि गुप्त काल के दौरान प्रमुख खगोलविद और गणितज्ञ कौन था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या अमरसेन। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब होगा आर्यभट्ट। साथ में आप कॉपी पेन भी रखें और अपने सवालों की जांच भी करते रहिए कि कितने सवाल आपके सही हुए और कौन सी जगह है जो आपसे गलती हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में इनमें से कौन सा महल स्थित है? आगरा का लाल किला दिल्ली, जोधाबाई का महल, मोती मस्जिद, अनुत्तरित प्रश्न। ये जो ऑप्शन है ये हर बार हम नहीं बोलेंगे, 4 ऑप्शन ही बोलेंगे। तो इनमें से कौन सा महल है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है? इसका जवाब होगा जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। मंगल पांडे जिसने 1857 की क्रांति की शुरुआत की, उसका संबंध कहाँ से था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो दोस्तों बताओ इसका जवाब क्या होगा? मंगल पांडे का संबंध है वो था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। फिर अगला सवाल है, VD सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। उन्होंने अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी। उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी लिखा, जो 1857 के विद्रोह का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। ब्रिटिश कैद से बचने के लिए वह नौकायान जहाज से समुद्र में कूद गए। इनमें से सही ऑप्शन सुनने हैं कि कौन कौन सी बातें हैं वो VD सावरकर के बारे में सही है। तो इसका जो जवाब होगा वो दोस्तों वो होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन डी है वो सही होगा। ये चारों ही बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी और ये भी। ये चारों बातें VD सावरकर के बारे में एकदम सही है। हमने इस चैनल पर टेस्ट सीरीज़ भी चला रखी है अलग अलग टॉपिक से संबंधित, जैसे दुर्ग से अलग है,
देवी देवताओं से संबंधित अलग है, त्योहारों से संबंधित अलग है, वायु दाब से या जो जलवायु है उनसे संबंधित अलग है। तो उनके वीडियो भी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताना है। वह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े थे। उन्होंने 1925 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। नीचे दिए गए कोटों का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए, केवल एक। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध है वो काकोरी षड्यंत्र केस से था। उन्होंने 1925 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना नहीं की, क्योंकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई, न कि 1925 में। तो ये गलत होगा और ये सही होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो केवल एक होगा। फिर है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा कब दिया? एक सवाल तो ये बनता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। हमें बताना है कि ये नारा उन्होंने कब दिया? 1865, 1870, 1875, 1880। तो दोस्तों बताओ, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा कब दिया? ये नारा दिया था 1875। ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज की विचारधारा निम्नलिखित में से कौन सी है? ब्रह्म समाज की विचारधारा कौन सी है? एक सवाल ये बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने, जो कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं। एकेश्वरवाद, बुद्धिवाद, मूर्ति पूजा का उन्मूलन, नास्तिकता, अंधविश्वास, पशुबलि, सर्वेश्वरवाद, ज्योतिष, अस्पृश्यता, बहुदेवतावाद, जाति व्यवस्था, सती प्रथा। इस सवाल का जवाब क्या होगा दोस्तों? राजा राममोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उस ब्रह्म समाज की जो विचारधारा थी वो थी एकेश्वरवाद। ये एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। बुद्धिवाद, कोई भी चीज़ को वो बुद्धि पर रखते थे। मूर्ति पूजा का उन्मूलन, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध भी किया था। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। उम्मीद है ये सवाल आपको पसंद आ रहे हैं। फिर अगला सवाल है, विवेकानंद का जन्म नाम क्या था? जन्म के समय उनका नाम क्या रखा गया था? नरेंद्र दत्त, रामकृष्ण, अरबिंदो, मोहनदास। विवेकानंद के जन्म का जो नाम था वो नाम था नरेंद्र दत्त। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद है ये सवाल भी आपका सही हुआ है। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? आज महाराणा प्रताप जयंती है, तो हमें बताना है कि महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था? चावंड, गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ? इनका राज तिलक हुआ था गोगुंदा में। ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 में किसके साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था? यहाँ पर दो सवाल बनते हैं। हीरालाल शास्त्री ने जेंटलमैन एग्रीमेंट कब किया था? 1942 में। दूसरा, जेंटलमैन एग्रीमेंट किसने किया था? हीरालाल शास्त्री ने। हमें ये बताना है कि हीरालाल शास्त्री ने किसके साथ ये समझौता किया था? मिर्ज़ा हुसैन, मिर्ज़ा इस्माइल, मिर्ज़ा अहमद, मिर्ज़ा इकबाल। इस सवाल का सही उत्तर होगा मिर्ज़ा इस्माइल, जो कि उस वक्त जयपुर के प्रधानमंत्री थे, दीवान थे, जिन्होंने हीरालाल शास्त्री के साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था। फिर अगला सवाल है, ये 11 से लेकर 16 तक के सवाल है, ये हिंदी सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। हिंदी अपनी शुरू हो गई है। अतः प्लस एव में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? स्व संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि। अतः प्लस एव में कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें आएगी विसर्ग संधि, ठीक है। जहाँ पर ये दो डॉट आते हैं वहाँ पर विसर्ग संधि ही होती है। अतः प्लस एव में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। एकदम आसान सा सवाल था। या प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द है। या प्रत्यय से बना हुआ इनमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? डबिया, डिबया, डिबिया, डबिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? या प्रत्यय से बना शब्द। या प्रत्यय से बना शब्द है वो है डिबिया, ठीक है। डिबिया शब्द है वो या प्रत्यय से बना है। फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 13 है, डेपुटेशन शब्द के लिए उचित परिभाषिक शब्द है। डेपुटेशन के लिए हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, याचिका, प्रतिनियुक्त, अनुदान, पदेन। इनमें से कौन सा शब्द है जो डेपुटेशन शब्द के लिए इस्तेमाल होता है हिंदी में? तो दोस्तों इसका जवाब होगा प्रतिनियुक्त, ठीक है। डेपुटेशन को हिंदी में प्रतिनियुक्त कहते हैं। फिर सवाल नंबर 14 है,
ग्रांट के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है? ये सवाल भी कम से कम 2 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ग्रांट के लिए हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? उपादान, अनुग्रह राशि, अधिकृत राशि, अनुदान। तो ग्रांट के लिए दोस्तों कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? ग्रांट के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है अनुदान, ठीक है। अनुदान शब्द है वो ग्रांट के लिए इस्तेमाल हिंदी में होता है। उम्मीद है आपके पास पेन कॉपी हैं और आप इन सवालों को अपने स्तर पर पहले जांच कर रहे हैं, फिर आंसर की से मिला रहे हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? मनुष्य, पोषक, निरपेक्ष, गरिष्ठ। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द इनमें गरिष्ठ है, ठीक है। गरिष्ठ नहीं, यहाँ पर गर्विष्ठ नाम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लिखा है गरिष्ठ, जो कि गलत है। निरपेक्ष, पोषक, मनुष्य, ये तीनों शब्द शुद्ध हैं, ठीक है। फिर अपना सवाल हिंदी के ख़त्म हुए, फिर हम जनरल नॉलेज की तरफ आते हैं। थारपाकर नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? थारपाकर नस्ल है वो गाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? गाय से। ये नस्ल राजस्थान के कौन से हिस्से में मिलती है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। थारपाकर नस्ल है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में मिलती है? ये मिलती है जैसलमेर, जोधपुर, इस इलाके में, बाड़मेर। तो ये इलाका कौन सा है? ये है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। थारपाकर नस्ल की जो गायें हैं वो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में मिलती है। सवाल नंबर 17 है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में सेवण घास उगाई जाती है? सेवण घास जो कि पशुओं की एक पसंदीदा घास मानी जाती है और इसे खाने से पशुओं में दूध भी ज़्यादा होता है। तो हमें बताना है कि सेवण घास कहाँ उगाई जाती है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में। सेवण घास कहाँ उगाई जाती है? ये उगाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, और पश्चिमी राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जिला है जैसलमेर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जैसलमेर। सेवण घास है वो जैसलमेर में उगाई जाती है। फिर सवाल नंबर 18, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से और अरब सागर के मानसून से, दोनों से होती है। हमें बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जो दोनों मानसून की शाखाओं से सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी। तो बताओ दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश है वो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा प्राप्त करता है, दक्षिणी पश्चिमी। फिर अगला सवाल है, दिगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? जिसे हम आज दिगंगानगर शुगर मिल्स के नाम से जानते हैं, उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? बीकानेर शुगर मिल्स, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जांगल मिल्स, मेवाड़ शुगर मिल्स। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? दिगंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को पहले किस नाम से जानते थे? इनको जानते थे बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी ऑप्शन ब इस सवाल का सही उत्तर होगा। राजस्थान के खींवसर जो कि नागौर में है में निजी क्षेत्र का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा लगाया गया था? राजस्थान के खींवसर में जो पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो किस कंपनी ने लगाया था? रिलायंस, अडानी, टाटा, IL और FS। तो किस कंपनी ने लगाया था खींवसर में पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट? तो ये लगाया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, ठीक है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर है सवाल नंबर 21, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण? भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। सबसे बड़ा संविधान होने के पीछे कारण क्या है? कुछ देश के संविधान हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जैसे अमेरिका का संविधान है, लेकिन भारत का संविधान बहुत बड़ा है। इसके बड़े होने का कारण क्या है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों के संविधान हैं। तो इसमें जो सबसे अहम कारण है वो कौन सा है जिसकी वजह से भारत का संविधान सबसे वृहद संविधान बन गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारत का संविधान एक ही है जिसमें संघ का संविधान भी शामिल है और राज्य से संबंधित जो अनुच्छेद है वो भी शामिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सत्र नहीं है? अमूमन लोकसभा के 3 सत्र होते हैं, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सत्र है वो लोकसभा में नहीं होता। बजट सत्र, मानसून सत्र, ग्रीष्म सत्र, शीतकालीन सत्र। तो इनमें से कौन सा सत्र है जो लोकसभा में नहीं आता? तो इसका जवाब है
वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा ग्रीष्म सत्र। लोकसभा में ग्रीष्म सत्र नाम का कोई भी सत्र नहीं होता। बजट, मानसून, शीतकालीन सत्र ये आयोजित होते हैं। अगला सवाल, ये जो सवाल हैं ये पॉलिटी से चल रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से जो राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है, या फिर सही नहीं है, दोनों एक ही बात है। यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो दोस्तों इसका जवाब है वो एकदम आसान सा है, वो है ऑप्शन डी। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता, ये बात गलत है। राष्ट्रपति जब चाहे इसे वापस ले सकता है। और अब इसमें कुछ सवाल और भी बनते हैं, जैसे अध्यादेश का जो वर्णन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में, यह अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है जब संसद का सत्र शुरू होता है तो 6 सप्ताह तक का टाइम होता है, या तो संसद इसे पारित कर दे या फिर इसे समाप्त कर दे। अगर न पारित करे न समाप्त करे तो 6 सप्ताह के बाद में ऑटोमेटिक है वो निष्प्रभावी हो जाता है। सवाल नंबर 24 है, भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है। यह 1950 के संसद अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो तय होता है। तो इनमें से कौन सी बात है वो गलत है। बताओ दोस्तों इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब है वो होगा ऑप्शन ए। यह 1950 के संसद अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है। ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है, बाकी की सही है। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन है वो भाग 15 में है। राष्ट्रपति ही मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। भारत का जो चुनाव आयोग है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ये भी याद रखिए। चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 साल होता है या 65 साल, जो भी पहले हो वहाँ तक उनका कार्यकाल होता है। उम्मीद है ये सवाल आपको पसंद आ रहे हैं। तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, क्या और भी मॉडल पेपर लाने की ज़रूरत है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम के थ्रू हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान 1950। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो दोस्तों वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग ही भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि केवल पूर्ण संख्या हो सकती है। ये अपने अब जो विज्ञान है, साइंस है, उसके सवाल शुरू हो गए हैं विज्ञान के। निम्न में से कौन सी राशि केवल पूर्ण संख्या हो सकती है। कौन सी राशि है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु संख्या और भार, समतुल्य भार। तो कौन सी संख्या जो पूर्ण हो सकती है, पॉइंटों में नहीं होगी, पूर्ण ही होगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या वो कभी भी माइनस में या फिर पॉइंटों में नहीं होगी, ये पूर्ण होगी। 1, 2, 5, 10 ऐसे पूर्ण होगी, बीच में नहीं होगी। इसका सही उत्तर है वो हो गया परमाणु संख्या। फिर अगला सवाल है, सहसंयोजक यौगिक उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं, अधिकतर जल में घुलनशील होते हैं, धातुओं और अधातुओं के परमाणुओं के बीच बनते हैं, बंधन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे से बनते हैं। सहसंयोजक यौगिक है वो किस तरह से बनते हैं। इसका जवाब है वो क्या होगा, बताओ दोस्तों। इसका जवाब है वो होगा डी, बंधन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के बंटवारे से बनते हैं। इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी। फिर सवाल नंबर 28 है, किसी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु को गति करने का कारण बनता है। किसी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु को गति करने का कारण बनता है। क्या बनता है। इसकी गति कम करे, इसकी गति बढ़ाए, अपनी गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करे, घर्षण के कारण गति धीमी होना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, अपनी गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने से जड़त्व वस्तु होती है वो गति करने लगती है।
फिर है शहतूश की गुणवत्ता और मांग के कारण भारत में मृगों की निम्नलिखित में से किस प्रजाति पर संकट उत्पन्न हो गया है। शहतूश शॉल है वो मृग की खाल से या मृग के जो अंग है उनसे बनती है, खास करके जो खाल है उससे इस्तेमाल इसमें होता है, जिसकी वजह से कौन सी प्रजाति है वो संकट में आ गई है। ब्लैक बक, चिरू तिब्बती मृग, गोवा मृग, तिब्बती गजेल, बकरी मृग, इनमें से कौन से मृग की प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पर या संकट उन प्रजाति पर आ गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चिरू तिब्बती मृग। इनकी खाल से शहतूश शॉल का निर्माण होता है। फिर जो सवाल है वो पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उन क्षेत्रों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं। पौधों के जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है वहाँ पर कौन से उत्तक मिलते हैं। स्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक, विभज्योतक उत्तक, असंयोजी उत्तक। इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा दोस्तों, पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उन क्षेत्रों में विभज्योतक उत्तक मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। अपने विज्ञान के सवाल खत्म। अब वापस हम अपने राजस्थान का जो इतिहास है उस पर और जो कल्चर है उस पर आते हैं। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई। राजस्थान का एकीकरण है वो कुल 7 चरणों में हुआ था। आखिरी चरण है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ, जिस दिन राजस्थान का पूर्ण निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसका जो प्रथम चरण है वो कब हुआ। 30 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, 11 नवंबर 1950 या फिर 28 मार्च 1949। इस सवाल का उत्तर है वो होगा राजस्थान का एकीकरण के प्रथम चरण, जिसका नाम था मत्स्य संघ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को शामिल किया गया। इसकी शुरुआत है या इसका निर्माण है वो 18 मार्च 1948 को किया गया। ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऐसे लोक देवता जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं बनती बल्कि लकड़ी का एक कलात्मक तोरण होता है जो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर प्रतिष्ठित किया जाता है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी पत्थर या मिट्टी की मूर्ति नहीं होती बल्कि एक लकड़ी का तोरण बना लिया जाता है और मान लेते हैं कि यही वह लोक देवता हैं। तो वो कौन से लोक देवता हैं और जिनका जो तोरण है, जिनका जो मंदिर है वो गांव के बाहर एक सड़क पर प्रतिष्ठापित किया जाता है। कौन सा है वो लोक देवता। मेहाजी, खुंगराजी, मामादेव, बिगाजी। तो कौन से लोक देवता हैं वो लोक देवता हैं मामादेव। ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। कौन सा दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। यह सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कौन सा दुर्ग है वो। चित्तौड़गढ़, अजमेर, कुंभलगढ़, जूनागढ़। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है वो था कुंभलगढ़। जब भी मेवाड़ पर कोई संकट आता तो यहाँ के राजा कुंभलगढ़ के दुर्ग में शरण लेते थे। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला जयपुर, रणथंभौर, कोटा, जोधपुर। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ लगता है, वो लगता है रणथंभौर में। ऑप्शन बी सवाल का सही उत्तर होगा। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला रणथंभौर में लगता है। ये हम इसलिए जल्दी पढ़ा रहे हैं ताकि आपका वक्त बचे और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी। 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी। जयसिंह नीरज, राय कृष्णदास, वाचस्पति गरेला, आनंद कुमार स्वामी। तो इनमें से किसने 1916 में राजपूत पेंटिंग के नाम से किताब लिखी। ये लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग के नाम से 1916 में ये किताब लिखी थी। फिर अब अपने जो सवाल है वो अंग्रेज़ी के शुरू होते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ी के 5 सवाल आएंगे वो हम अब पढ़ेंगे। द अर्थ अराउंड द सन, इसमें हमें बीच में बढ़ना है। इज गो, गो, गोज, हैज़ गॉन। द अर्थ गोज अराउंड द सन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा गोज। ठीक है, GOES, गोज अराउंड द सन। फिर सवाल नंबर 37 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमें बनाना है। अपने पास जो सेंटेंस है वो है द स्टूडेंट्स सपोर्टेड हिम ड्यूरिंग हिज रैली। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ही इज सपोर्टिंग द रैली विद द स्टूडेंट्स। ही वॉज सपोर्टेड ड्यूरिंग हिज रैली। ही वॉज बीइंग सपोर्टेड फॉर द रैली। द रैली वॉज सपोर्टेड बाई हिम।
इसका जो सही उत्तर है, सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ही वॉज बीइंग स्पोर्टेड फॉर द रैली। इसका सही उत्तर होगा। फिर सवाल नंबर 38 है, व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड ऑफ ए स्पीकर्स व्हाट इज़ दैट कॉल्ड। इसका जो ऑप्शन है वो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर व्हाट इज़ दैट कॉल्ड। इसका जो सही उत्तर है वो होगा डायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 39 है, यू कैन सी द डॉक्टर एट AM एंड 12 नून। तो 20 में जो खालिस्तान है वहाँ पर क्या आएगा, एट, इन, बिटवीन, ऑन। यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन एट AM एंड 12 नून। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा बिटवीन। सवाल नंबर 40 और अंग्रेजी का ये आखिरी सवाल है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स गिवन एंड इनडायरेक्ट योर चॉइस फॉर द करेक्ट आंसर। मैसिव, मैसिव के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, लम्पसम, स्ट्रॉन्ग, लिटिल, ह्यूज। तो इसके लिए जो मैसिव के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा वो होगा ह्यूज। ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। सिनोनिम के तौर पर ह्यूज वर्ड है वो इस्तेमाल होता है। फिर हम पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति किस राज्य में है, मेघालय, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 2011 में जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति वाला सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है वो उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान सरकार अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा और राज्य सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले SC ST उम्मीदवारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। जो सिविल सेवा पास करते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कौन सी योजना के तहत, पालनहार योजना, स्वयं सिद्ध योजना, स्वयं योजना, अनुप्रति योजना। ये आप सबको पता है क्योंकि हम सारे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम में से बहुत ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए फॉर्म भी भरा है और कुछ लाभ उठा भी रहे हैं। तो कौन सी योजना है जिसमें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सरकार कोचिंग करवाती है, वो है अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। फिर सवाल नंबर 43 है, हाल ही में खबरों में रहा कालाजार का प्रेरक एजेंट क्या है। हाल ही में खबरों में रहा कालाजार का प्रेरक एजेंट क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। कालाजार का प्रेरक क्या है, कालाजार का प्रेरक एजेंट है प्रोटोजोआ। ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। प्रोटोजोआ है वो कालाजार का प्रेरक एजेंट माना जाता है। फिर सवाल है, अप्रैल 2024 में जारी बच्चों में कुपोषण के संदर्भ में पोषण ट्रैक्टर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं। 2024 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी जिसका नाम था पोषक ट्रैक्टर रिपोर्ट, उसके अनुसार राजस्थान के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं, बाड़मेर, अजमेर, उदयपुर, बारा। कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आएगा उदयपुर। 2024 में उदयपुर में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे थे। फिर सवाल नंबर 45 है, शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। जब गर्मियों की 1.5 महीने की छुट्टी होती है तो उसका सदुपयोग करने के लिए शिक्षा विभाग ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, ग्रीष्म शिक्षा पोर्टल, डिजिटल शिक्षक पोर्टल, स्वयं पोर्टल, सुनहरा भविष्य पोर्टल। तो शिक्षा विभाग ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें बच्चे छुट्टियों का सदुपयोग कर सके। इसके लिए शिक्षा विभाग ने स्वयं पोर्टल लॉन्च किया। स्वयं पोर्टल याद रखना, अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फिर सवाल है, राजस्थान सरकार ने 2025-26 में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अच्छा सवाल है, करंट के लिहाज से ये अच्छा सवाल है, पूछा भी जा सकता है। तो हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान ने कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़। इस योजना हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राजस्थान में कम से कम 10 करोड़ पेड़ लगाने की जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है कि कम से कम हमें 10 करोड़ पेड़ लगाने ही लगाने हैं। योजना का क्या नाम है, हरियालो राजस्थान अभियान।
DG1 ऐप किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? DG1 ऐप, थोड़े दिन पहले DG1 ऐप के नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है? वन विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए, पर्यटकों को वन्य जीव सफारी की बुकिंग करने के लिए, जलवायु परिवर्तन पर डाटा संग्रह करने के लिए। DG1 ऐप का उद्देश्य क्या है, ये क्यों लॉन्च किया गया है? इसकी वजह वन विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए, वन विभाग है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए DG1 ऐप का लॉन्च किया गया है। फिर सवाल है, गंभीरी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गंभीरी नदी किस नाम से और जाना जाता है? बनास नदी, खारी नदी, उंगटन नदी, मेज नदी। गंभीरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? ये एक आसान सा सवाल है, इसका उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा उंगटन नदी। गंभीरी नदी को उंगटन नदी के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 49 है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहली बार देखी गई बिल्ली प्रजाति कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है उसमें एक बिल्ली प्रजाति देखी गई है। उस बिल्ली प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? कौन सी वो बिल्ली प्रजाति है? तेंदुआ बिल्ली, पाम विसेट, गोल्डन कैट, केराकल। तो इनमें से कौन सी प्रजाति है वो जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में देखी गई है? ये बिल्ली प्रजाति है केराकल। ठीक है, केराकल प्रजाति की बिल्ली है वो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में देखी गई है। अगला सवाल, यह सवाल भी काफ़ी अहम है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने लायक है। गिव अप अभियान का उद्देश्य क्या है? गिव अप अभियान जो अभी चर्चा में है, काफ़ी दिनों से चल भी रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों यह अभियान चलाया गया? गिव अप अभियान गरीबी रेखा से ऊपर आए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ने के लिए प्रेरित करना, किसानों को नई सब्सिडी प्रदान करना, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, सरकारी अनुदानों में वृद्धि करना। गिव अप अभियान, इसका उत्तर शायद आप सबको पता है, वो होगा ऑप्शन ए। जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो फ्री में राशन मिलता है, खाद्य जो कोटो, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कोटा लेना, तो वो कोटे की गेहूँ को छोड़ दे, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है गिव अप अभियान के द्वारा। सवाल नंबर 51 है, निम्न में से कौन बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बिजौलिया किसान आंदोलन जो राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1897 में हुई थी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ जांच आयोग दल बिठाए गए। हमें बताना है द्वितीय जांच आयोग दल में कौन सा सदस्य नहीं था? रामाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तख्त सिंह, बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग का सदस्य बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं था। ऑप्शन डी सवाल का, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें खनिज और जिला सही से सम्मिलित नहीं है? टंगस्टन नागौर, गार्नेट टोंक, फेल्सपार उदयपुर, वोल्स्टेनाइट सिरोही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टंगस्टन नागौर में मिलता है, बिल्कुल सही है। गार्नेट टोंक में मिलता है, ये भी सही है। वोल्स्टेनाइट सिरोही में मिलता है, ये भी सही है। फेल्सपार उदयपुर में नहीं मिलता। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। फेल्सपार ज़्यादातर है वो कहाँ मिलता है? अजमेर में। कहाँ मिलता है? अजमेर में। आप ये भी याद रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। एशिया का मीटर गेज सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है? अच्छा सवाल है। एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज यार्ड कौन सा है? बांदीकुई जंक्शन, मारवाड़ जंक्शन, फुलेरा जंक्शन, अजमेर जंक्शन। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? यह है फुलेरा जंक्शन। ऑप्शन सी है, यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर अगला सवाल, जिनमें से हमें कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक फल टोकरी में नींबू की तुलना में अधिक सेब है, टोकरी में संतरों की तुलना में अधिक नींबू है, टोकरी में संतरों की तुलना में अधिक सेब है। यदि पहले दो कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन है, यह दोनों कथन अगर हम सत्य मान लें तो तीसरा कथन सही है, गलत है, क्या है? सत्य, असत्य, अनिश्चित, अधिक जानकारी की आवश्यकता है। तो ये चार ऑप्शन, इनमें से हमें बताना है कि दो कथन ऊपर के सही हैं तो तीसरा कथन सही है या फिर गलत है, या फिर हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। क्या चीज़ आएगी इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा सत्य। ये दो सही है तो तीसरा भी अगर हम इसे निकालेंगे तो सही ही मिलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सत्य। ऑप्शन ए सवाल का सही उत्तर होगा।
फिर सवाल नंबर 55 है, ये सवाल मैथ के हैं। यदि 7x + 3y = 4 और 2x + y = 2 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है मैथ का, आपको इसे कॉपी में निकालना है। इसका हम सीधा उत्तर बता देते हैं। a = 6 y = 2, x = 6 y = -2, x = -2 y = 6, x = -3 y = 4, x = 4 y - 3। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? इसका होगा x = -2, x बराबर क्या आएगा -2 और y बराबर क्या आएगा 6। ठीक है, ये उत्तर इसका आएगा जो कि ऑप्शन 2 में है। फिर है अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उनसे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 0, 1, 4, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इन दोनों के बीच में अंतर क्या आएगा ये हमें बताना है। 6363, 7410, 6777 उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर अनुत्तरित प्रश्न। इसका उत्तर क्या आएगा? जब हम 0, 1, 4, 7 की सबसे बड़ी संख्या, 0, 1, 4, 7 की सबसे छोटी संख्या, अगर इनका बीच का अंतर देखें तो वो अंतर क्या आएगा 6363, 6363। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर है। अगर आप इसे निकाल के देखोगे तो ये एक आसान सा सवाल है। कौन सा देश 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा? 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? जर्मनी, फ्रांस, भारत या फिर मलेशिया? कौन सा देश है जो 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा? ये देश है अपना भारत। ठीक है, भारत है वो 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 हार्ट अटैक के लिए किसे दिया गया है? ये एक अच्छा सवाल है। अभी हाल ही में एक इंडियन को ये अवार्ड मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 और उनकी कविता या उसकी किताब का नाम है हार्ट अटैक। ठीक है, उनकी जो किताब है उसका नाम है हार्ट अटैक। ये किसे दिया गया है? सलमान रुश्दी को, इकबाल अजहर को, संतोष कुमार को या बानो मुश्ताक? ये नाम यहाँ पर मुश्ताल नहीं है बल्कि है मुश्ताक। ठीक है, मुश्ताक, बानो मुश्ताक। तो इसका जो सही उत्तर है वो यही होगा बानो मुश्ताक। बानो मुश्ताक को हार्ट अटैक के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 से दिया गया है। तो आप इनकी किताब का नाम भी याद रखिए, हार्ट अटैक नाम है। कौन सा अवार्ड मिला? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे मिला? बानो मुश्ताक को। फिर अगला सवाल है जो कि रीजनिंग का है। एक महिला का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा, उसका पति मेरे पिता का इकलौता बेटा है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? एक बार फिर से पढ़े ताकि आपको समझ में आए। एक महिला का परिचय देते हुए एक आदमी ने कहा, उसका पति मेरे पिता का इकलौता बेटा है। यानी उसका पति, यानी वो अपने आप के बारे में ही कह रहा है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? पति, बहन, पत्नी, माँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पत्नी। ठीक है, वो आदमी और वो लेडीज़ आपस में पति पत्नी हैं। वो जो लेडीज़ है, महिला है, वो उस आदमी की क्या लगती है? पत्नी। एकदम आसान सा सवाल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। फिर है यदि CLARIFI को कोड BKZQHEX लिखा जाता है तो OLD का कोड क्या होगा? ठीक है, अगर हम इसे देखेंगे, C से पहला B है, L से पहले K है, A से पहले Z है, R से पहले Q है, I से पहले H है, F से पहले E है, Y से पहले X है। तो O से पहले क्या आएगा? O से पहले आएगा N, L से पहले क्या आएगा? K, D से पहले क्या आएगा? C। तो N के C कौन से ऑप्शन में है? LOW, N के C, QNF, PME। तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन 2 N के C। एकदम आसान सा सवाल है। अब अपनी जो एजुकेशन मैनेजमेंट है, स्कूल एजुकेशन मैनेजमेंट है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो हम करेंगे। अनुदेशनात्मक नेतृत्व मुख्यतः निम्नलिखित पर केंद्रित होता है। अनुदेशनात्मक नेतृत्व किस पर निर्भर होता है? केंद्रित होता है स्कूल के वित्त प्रबंधन, शिक्षण और सीखने की प्रथाओं में सुधार, स्कूल में बुनियादी ढांचे को संभालना, प्रशासनिक कागजी कार्रवाई। अनुदेशनात्मक नेतृत्व का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो क्या होता है? वो होता है
शिक्षण और सीखने की प्रथाओं में सुधार करना। ठीक है, आसान सा सवाल है। फिर सवाल नंबर 62 है, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, हम इसे भी करेंगे। हाल ही में शुरू किए गए निष्ठा कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो निष्ठा कार्यक्रम है उसके बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कौन से सही हैं कौन से गलत है ये हमें बताने हैं। निष्ठा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। यह पहल अपनी तरह का पहला है जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत प्रशिक्षण मॉडल विकसित किए गए। निष्ठा समागम शिक्षा की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? आप इसे एक बार दोबारा पढ़ ले ताकि आप इसका सही जवाब दे सके। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो होगा केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर है। ये वाला ये 2 स्टेटमेंट सही है और तीसरा गलत है, इसलिए हमें इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन 2। ठीक है, फिर अगला सवाल है, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के कार्यों के माध्यम से किस प्रक्रिया में संस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए जाते हैं? ठीक है, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के कार्यों के माध्यम से किस प्रक्रिया में संस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए जाते हैं? स्थगीकरण, प्रबंधन, अतिक्रमण, उपशमन। इसका जो सही उत्तर है वो होगा प्रबंधन। ठीक है, फिर अगला सवाल, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM की संकल्पना प्रारंभ हुई। यह संकल्पना कब प्रारंभ हुई? 1981, 1980, 1983, 1982। TQM की संकल्पना है वो कब शुरू हुई? बताओ दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है वो होगा 1983 में। TQM की संकल्पना 1983 में प्रारंभ हुई। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की विशेषता है? नेतृत्व की कौन सी विशेषता है? एक महान परियोजना में लोगों को पूरी तरह से शामिल करे, उद्देश्य, लक्ष्य और परिणामों को परिभाषित करे। इनमें दोनों में से कौन सी विशेषता सही है? केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 और ना ही 2, केवल 1। इसका जवाब एकदम आसान है, वो होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। नेतृत्व की विशेषता होती है कि वो परियोजना में सभी को, जितने भी उसके नीचे हैं सभी को शामिल करे और जो भी उस परियोजना के उद्देश्य, लक्ष्य हैं, परिणाम, उनको परिभाषित पहले ही कर दे। तो इसका जो उत्तर होगा वो 1 और 2 दोनों होगा। 66 नंबर सवाल है, शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण है। शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण क्या है? सामाजिक न्याय, सामाजिक मांग, मानव शक्ति विकास, उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो भी आप बता देंगे, मुझे उम्मीद है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर अगला सवाल है, SCERT के व्यापक कार्य। SCERT के कार्य क्या हैं? 4 वर्षीय अवधि के लिए एकीकृत शिक्षा पाठ्यक्रमों का डिज़ाइन और विकास, शिक्षकों के लिए व्यावसायिक नैतिकता संहिता का निर्माण, शिक्षक शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन और उसकी निगरानी, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार का विकास। SCERT का व्यापक कार्य क्या है? जो अहम कार्य, मुख्य कार्य वो क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, प्रशिक्षण, अनुसंधान और नवाचार का विकास करना। ये SCERT का कार्य है। SCERT का जो मुख्यालय है वो है उदयपुर में, आप ये भी याद रखिए। जिला स्तर पर प्राथमिक और प्राथमिक स्कूलों के लिए सेवारत शिक्षा की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संस्था को सौंपी गई है? जिला स्तर पर जो प्राथमिक और स्कूल होते हैं वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं उनकी देखभाल करनी, उनकी मॉनिटरिंग करने का काम किसे सौंपा गया है? CTES, IAS, ES, SCERTS, DIETS यानी डाइट्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डाइट। जिला स्तर पर डाइट है वो प्राथमिक स्कूल है उनकी और उनके जो शिक्षक हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है। अगला सवाल, रूसा का मुख्य उद्देश्य सुधार करना है। रूसा का मुख्य उद्देश्य किसमें सुधार करना है? प्रवेश, न्याय संगतता, गुणवत्ता, आधारभूत संरचना, पाठ्यचर्या। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर की चुनाव करना, में उत्तर चुनना है कि रूसा का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसमें सुधार करना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? रूसा का मुख्य उद्देश्य वो क्या है? इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, ABC। ठीक है, ABC है वो रूसा का मुख्य आधारभूत उद्देश्य है। फिर अगला सवाल है,
IASE का पूरा नाम क्या है? ये भी अच्छा सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। IASE का पूरा नाम इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ एकेडमिक स्टडी इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्कूल इन एजुकेशन। तो IASE का पूरा नाम क्या है? इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। ठीक है, अब 5 सवाल और बच गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? एकदम आसान सवाल है। जब भी हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ेंगे तो ये बात हम ज़रूर पढ़ेंगे। 4 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 जनवरी 2011, 1 मई 2010। इसका सवाल का जो सही उत्तर है वो होगा 1 अप्रैल 2010। ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? 30:1, 40:1, 20:1, 50:1। जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें छात्र शिक्षक अनुपात है वो 30:1 होना चाहिए। कई बार क्या पूछ लेते हैं, यहाँ पर पूछा है छात्र शिक्षक अनुपात, कहीं पर पूछ लेते हैं शिक्षक छात्र अनुपात, तो ये आमने सामने हो जाएंगे। ठीक है, छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है, शिक्षक छात्र अनुपात है वो 1:30 आ जाएगा। ये भी आप याद रखिए। सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सी बात है वो गलत है? सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 35(1), राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा 34(1), राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन धारा 31(3), विद्यालय प्रबंध समिति का गठन धारा 21। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये जो 3 स्टेटमेंट है ये तीनों सही है, लेकिन जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन है ये गलत है। धारा 35(1) में ये बात नहीं लिखी हुई, तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। अपनी इस मॉडल पेपर का ये सेकंड लास्ट सवाल है। निष्ठा को कब दीक्षा पोर्टल पर जोड़ा गया? निष्ठा को कब जोड़ा गया दीक्षा पोर्टल पर? अक्टूबर 2020, जनवरी 2020, मार्च 2022, फरवरी 2021। निष्ठा को दीक्षा में कब जोड़ा गया? इस सवाल का जो जवाब है वो होगा अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 को निष्ठा को दीक्षा में जोड़ दिया गया। ये अपने मॉडल पेपर का आखिरी सवाल है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष होता है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधीश या शिक्षा मंत्री। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? इसका जो उत्तर है वो होगा शिक्षा मंत्री। आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो आपको ये सवाल भी आता होगा। शिक्षा मंत्री राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष होता है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। कमेंट करके बताइए इन 75 सवालों में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आगे भी जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो लेकर आएंगे और कम से कम आपको निःशुल्क 5 मॉडल टेस्ट पेपर करवाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।